हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बट अभी मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन लेके आया हूँ फॉर्मूलाज का। मैं आपको सारे चैप्टर से एक बार ये बताने वाला हूँ कि कौन सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स आप लोगों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये कल आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है। बट सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों का पॉजिटिव रहना जरूरी है। आपको जो मैं लेक्चर आप लोगों को मिलेगा बेटा, उसके बाद में आप लोग ना पढ़ें तो बेटर है। रात में अच्छे से सो के जाएँ, सुबह जाएं, प्रॉपर मस्ती करते हुए एग्जाम दे के आएँ। क्योंकि आप लोगों ने पिछले 2 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और पिछले 2-3 महीने से आप लोग हमारे साथ में भी हैं। ठीक है। जितना भी आप लोगों का अब तक तैयारी होना था वो हो चुका है। इसके आगे कोई ज़्यादा टेंशन लेने का या बर्डन लेने का कोई रिक्वायरमेंट बचा नहीं है। तो बेटर है कि आप लोग एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको थोड़ा सा एक बार फोकस हो जाए, फॉर्मूले एक बार रिवाइज हो जाए। लोअर केमिस्ट्री के हम लोग रिवाइज करेंगे और हम लोग क्या कर पाए बेटा, आसानी से आपको एक बार गो थ्रू हो जाएगा बेटा सभी चीज़ों के थ्रू। हम लोग जो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक बार क्विक रिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ते बेटा। तो मैं एक एक करके चैप्टर्स लूँगा। पहले फिजिकल केमिस्ट्री लेने वाला हूँ, फिर मैं इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट लूँगा, फिर ऑर्गेनिक लूँगा बेटा। देन हम लोग फिनिश कर लेंगे पूरा। तो बेटा आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर जो बनता है बेटा वो मोल कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं मूल कॉन्सेप्ट से बातें करूं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए बेटा, पूरा बेसिक चैप्टर है बेटा। इससे ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है। आपको इस चैप्टर से कोई भी फॉर्मूला रिवाइज करने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें से आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या था, क्या होता है, मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप लोगों ने बेटा अच्छे से पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो इसमें से आपको ऐसा कुछ रिवाइज करने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड चैप्टर जो हम लोगों के पास में रहेगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दैट हम लोगों के पास में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको क्या क्या रिवाइज करना है वो जल्दी से समझ लेना। बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 3 चीजें पढ़ के आपको जाना जरूरी है। एक तो बोर मॉडल, तीसरा बेटा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा थर्ड जो होगा बेटा वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। थर्ड जो पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है बेटा। बाकी आप लोगों को बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको क्वांटम नंबर्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज आप लोग इस चैप्टर से पूरा का पूरा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। क्वांटम नंबर्स कितने तरीके का होता है आपको मैं एक एक करके बता दूंगा। बोर मॉडल सब लोग क्या याद करेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट r इक्वल्स टू r नॉट यानी 52.9 इनटू n स्क्वायर अपॉन z, बेटा ये पिकोमीटर। दूसरा लोग याद करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा। तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू 2.18 इनटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। एक ये आप याद करेंगे। एनर्जी क्या क्या होता है, एनर्जी माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा। इसके साथ साथ में हम लोग याद कर सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल दैट इज 13.6 प्लस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है। हाइजेनबर्ग्स बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होता है, वो सबको पता होगा, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बेटा वी विल बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है बेटा। इसके साथ साथ में डी ब्रोगली से अगर हम याद करेंगे तो डी ब्रोगली के इक्वेशन से आपको क्या याद रखना है, तो डी ब्रोगली का आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी। इसको लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के ई, और इसको आप लोग लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई वी। ठीक है बेटा। अंडर रूट ऑफ 2m के ई एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई वी, इतने तरीके से इस फॉर्म को आप लिख सकते थे, वो आप लोग बेटा याद कर लेंगे। ठीक है। एक अगर हम लोगों से बोलूं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला और पार्ट इसमें होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप लोग क्या याद करेंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो टर्म आपको याद करना है वो ये है कि आपको पता होता है काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आप चाहें तो बेटा इस काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं।
आप चाहे तो इस काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी नॉट लिख सकते हैं। और जो वी नॉट होता था वो होता था स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या था बेटा यहाँ पे, वी नॉट वॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो इतना आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़ के जाएंगे, सफिशिएंट है। ये सारे फॉर्मूला लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिवाइज करके जाएंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। बट इसके आगे हम लोगों के पास में है गैसियस स्टेट। बेटा गैसियस स्टेट से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इक्वेशन तो आपको पता होना चाहिए, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है। ठीक है, आपको दूसरा यहां से पता होना चाहिए P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। बट ये वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन होता है। दो बातें आप लोग यहां से और भी याद रखना कि जो ए होता है दैट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पे डिपेंड करता है बेटा, अट्रैक्शन के फोर्स पे डिपेंड करता है। और बी जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज। अगर साइज बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा। यानी ए जो होता है बेटा वो ज्यादा होता है किसका, जहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा होगा। और जिस गैस का रेडियस ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, उस गैस का बेटा बी का वैल्यू ज्यादा होता है। बाकी आपको कुछ इससे पता नहीं करना। ठीक है, तो ये आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एनआरटी, यानी वी इनटू एन माइनस वी इक्वल्स टू एनआरटी। बट हम लोगों को एक तो रियल गैस इक्वेशन हो गया और एक आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। इसके साथ में बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अगर डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का प्रोसेस हम लोग पढ़ते थे उससे एक फॉर्मूला आपको अगर पता हो तो अच्छे से वो बताओ, R1 अपॉन R2। बट रेट का लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन V2, वेलोसिटी लिख सकते हैं N1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय N2 अपॉन T2, मोल्स के टर्म में रेट लिखा जा सकता है। इसके साथ में बेटा आप लोग इसको वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम D1 अपॉन T1 D2 अपॉन D2 डिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसको वॉल्यूम डेल्टा V1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा V2 अपॉन T2 वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। दैट इज इसको प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा P1 अपॉन T1 इनटू डेल्टा P2 अपॉन T2। बेटा ये होता है P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M। ठीक है बेटा, तो वो डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का फॉर्मूला कम से कम पता होना चाहिए। इतने तरीके से हम लोग डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को लिख सकते हैं। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम, प्रेशर, हम लोग बेटा मोल्स, डिस्टेंस, उन सब के टर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 RT लिखूंगा बेटा पर मोल। 3/2 RT कैसा होता है, पर मोल अगर आपको निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, ये होता है पर मॉलिक्यूल। अगर आपको पर मॉलिक्यूल ये चाहिए तो 3/2 kT होता है पर मॉलिक्यूल। हम लोग निकालेंगे पर मॉलिक्यूल या पर एटम, हम लोग जो भी बोलेंगे इसके लिए। ठीक है ना, पर मॉलिक्यूल पर एटम, ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद करके रखेंगे। और साथ में बेटा CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M। इसको लेके क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 इंटू M2 अपॉन M। ये वाला फॉर्मूला लोग याद रख करके चलेंगे बेटा। तो गैसियस से इतना सफिशिएंट है, आप लोग सारे क्वेश्चन उसके बेस पे करके आ सकते हैं। अगर ये बात करो बेटा इसके बाद में इक्विलिब्रियम को लेके, बेटा इक्विलिब्रियम में ज्यादा कुछ है नहीं। फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब फिजिकल नहीं बात करो बेटा, फिजिकल तो आपको पढ़ना नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करो बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम में बस आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, Kp कैसे लिखा जाता है और Kc कैसे लिखा जाता है। Kp और Kc का क्या रिलेशन होता है, RT टू द पावर डेल्टा Ng। ठीक है बेटा, Kp Kc का रिलेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। डेल्टा Ng अगर 0 होता है तो Kp Kc के इक्वल होता है और Kc Kn के इक्वल होता है, Kn Kx। यानी हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे वो प्रेशर, मोल्स, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन किसी के भी टर्म में लिखें, सभी बेटा आंसर क्या आने वाला होता है, दैट इज गोइंग टू बी सेम इन ऑल केस। दूसरा बेटा QC और KC का क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन QC एंड KC, ये पता होना चाहिए, जिससे आप लोग ये बता पाए कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। ये बताने के लिए आपको QC और KC का रिलेशन पता होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल होता है कि बेटा QC अगर KC के इक्वल आता है
तो वो कंडीशन जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। अगर QC छोटा होता है बेटा KC से तो रिएक्शन किधर चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, और अगर QC बड़ा हो जाता है बेटा KC से तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। बाकी इसमें बेटा कोई फॉर्मूला है नहीं, इसके अलावा पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में यही फॉर्मूला है, यहीं से आप डायरेक्शन बता सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से बेटा कुछ भी पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग बातें करेंगे बेटा आयोनिक से। अगर मैं बात करूं आयोनिक इक्विलिब्रियम से, आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला टर्म जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आप लोगों को 100% पूछने वाला है आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक से। तो बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच का फॉर्मूला माइनस का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है ना, माइनस का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोगों के पास में बेटा एसिड मोनोप्रोटिक हो या पॉलीप्रोटिक, मोनोप्रोटिक हो या फिर पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक एसिड अगर है तो बेटा पॉलीप्रोटिक एसिड में भी आप लोग इतना याद रखना कि इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड जो पीएच निकलता है, जो H प्लस बेटा आप लोगों को मिलेगा, वो कौन से वाले स्टेप का काउंट होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप का बेटा H प्लस काउंट होता है, बाकी किसी का H प्लस काउंट नहीं होता है। बेटा इसके साथ साथ में आपको और क्या पता होना चाहिए, इसके साथ साथ में आपको आयोनिक से आपको बफर के बारे में बेटा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बफर में अगर आपके पास है बेटा एसिडिक बफर है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये आप लोग यूज करेंगे बेटा। अगर हम लोगों के पास में बेसिक बफर होता है तो इन केस ऑफ बेसिक बफर आप लोग यूज करेंगे POH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है बेटा। सिंपल आप लोग ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे पीएच और POH निकालने के लिए। इन केस ऑफ बफर सिंपल आपको कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या सॉल्ट या बेस या सॉल्ट जो होगा बेटा वो गिवन होता है, फॉर्मूला आपको फिट करना है, बाकी कुछ नहीं करना बेटा। अगर हम लोग बातें करें बेटा यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बेस पे भी आ जाता है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 फॉर्मूले सिंपल इंप्लीमेंट करने हैं। आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने हैं बेटा इन केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। वो फॉर्मूले क्या क्या होंगे बेटा, सबसे पहले टर्म कि बेटा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मैं लिख देता हूँ बेटा सिंपल। एक पहला फॉर्मूला होगा pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस लॉग C। दूसरा फॉर्मूला होता है लोगों pH इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1/2 pKa प्लस लॉग C, ठीक है बेटा। एक हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1/2 pKa माइनस pKb, ठीक है बेटा। ये 3 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूला बेटा कब इंप्लीमेंट करेंगे, दिस यू विल यूज इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ठीक है ना बेटा। पीएच जो होगा वो लेस देन 7 कब होगा, जब हम लोगों के पास में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा। पीएच बेटा मोर देन 7 कब होगा, जब हम लोगों के पास में बेटा कैसा होगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ प्लस करके मिलेगा 7 में पीएच, जब मिलेगा 7 में पीएच माइनस करके, और बेटा ये जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ से इतना आप लोगों को सिंपली पता होना चाहिए कि हम लोग बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये वाले फॉर्मूले लगा के मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं। आयोनिक के बाद बेटा हम लोग बातें करेंगे सॉलिड स्टेट की। बेटा सॉलिड स्टेट में ज्यादा कुछ फॉर्मूला है नहीं है। सॉलिड स्टेट में आपको एक तो सबसे पहला कि लैटिस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सिंपल वो पता होना चाहिए। तो आपको सिंपल एक बार सारी चीजें बता देता हूँ बेटा। ये हम लोगों के पास में कोई भी एक यूनिट सेल होगा, ठीक है बेटा। ये यूनिट सेल हम लोगों के पास में है। यूनिट सेल में जो पार्टिकल कॉर्नर पे होता है बेटा वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। जो बेटा अगर पार्टिकल एज पे होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है। जो पार्टिकल बेटा फेस के सेंटर पे होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है। बट अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसके साथ में आप लोग ये याद रखना कि क्यूब के अंदर बेटा 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं। अगर आपको इसके अंदर बॉडी डायगोनल ड्रॉ करना पड़े
बेटा बॉडी डायगोनल कितना ड्रॉ कर सकते हो आप लोग? अगर आपको बेटा इसके अंदर बॉडी डायगोनल ड्रॉ करना पड़े तो बॉडी डायगोनल 4 ड्रॉ किया जा सकता है। और अगर बेटा बॉडी डायगोनल पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है कहीं पे भी, एक्स वाई जेड, यहाँ पे कहीं पे भी है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉर्नर पे क्या होता है, फेस पे क्या होता है, एज पे क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको ए और आर का रिलेशन, ए एंड आर का रिलेशन बेटा सिंपल क्यूबिक में, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक ए इज इक्वल टू 2r होता है। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 4/√3r होता है। ठीक है ना बेटा? अगर हम लोगों के पास में एफसीसी यूनिट्स है तो बेटा उसके केस में ए किसके इक्वल होगा? ए इज इक्वल टू 2√2r होता है बेटा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा ए और आर के रिलेशन की, ए और आर का रिलेशन बेटा अगर आप लोग बातें करो इन केस ऑफ बेटा इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड में तो रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनाइन होता है बेटा √3/2a। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ अनाइन जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू √3। इन केस ऑफ बेटा क्यूबिकल वॉइड, इन केस ऑफ क्यूबिकल वॉइड दैट इज इक्वल टू √3/√3 बट यहाँ होता है √3/4 है, यहाँ होता है √3/2 है। ठीक है, √3/2 है होगा। इन केस ऑफ बेटा अगर वॉइड हम लोगों के पास में है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सिंपल सा केस समझना, ऐसा होता है कि एक पार्टिकल यहाँ होता है अनायन, जनरली यहाँ होता है बेटा हम लोगों के पास अनायन और इन बीच में होता है कटायन। तो ये रेडियस को कटायन हो गया, ये कटायन हो गया। बट यहाँ पे जो एज लेंथ होता है a/2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। ये तीनों का बेटा आपको एज लेंथ का और रेडियस का रिलेशन पता होना चाहिए। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड रेडियस रेशियो क्या रहता है। ठीक है बेटा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि NaCl जो होता है बेटा NaCl के केस हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लोग सीजियम क्लोराइड के केस हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और जिंक ब्लेंड के केस हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिंपल, अगर हम रेडियस ऑफ कटाइन दे दे, एज लेंथ दे दे, रेडियस ऑफ अनाइन या वगैरह वगैरह कुछ पूछेगा तो। ठीक है बेटा, बाकी आपको एक चीज और यहाँ से पता होना चाहिए, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज इक्वल Z into M upon AQ into Na होता है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। ठीक है ना बेटा, सब लोगों को Z आपको पता होता है कौन से वाले यूनिट सेल में कितना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो बेटा सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर आपको फॉर्मूला याद रखना तो ज्यादा है नहीं बेटा, बहुत कम फॉर्मूले हैं। आपको एक फॉर्मूला तो ये पता होना चाहिए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n, और यू नो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू n अपॉन n। बेटा अगर आपको i से इंटू करना पड़े तो कहाँ पे इंटू करेंगे? यहाँ पे i से इंटू करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता होगा पाई इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए ICRT होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है IKFM, डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है IKB इंटू M। एक और बेटा इसमें टर्म बचा हुआ है, वो कौन सा वाला? सिर्फ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का दो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू KP, दूसरा बेटा हम लोग यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू K, दोनों के केस में KH। ठीक है, तो सेलेक्टिवली ये फॉर्मूला आपको यूज करना है डिपेंडिंग ऑन यूनिट। बट अगर KH का यूनिट ATM होता है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर KH का यूनिट मोल पर लीटर पर ATM होता है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बेटा, KH के यूनिट पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला इनमें से यूज करना है। ठीक है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर मास दिया होगा तो। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेटा हम लोगों ने कर लिया। देन हम लोगों के पास में आते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोगों को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग सिंपल 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने। एक तो बेटा आपको पता है डेल्टा G, या फिर डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस का NFE ऑफ द सेल। अगर स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड लगा लेंगे बेटा दोनों केस में। एक ये पता हो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 अपॉन N लॉग ऑफ
QC मैं लिख सकता हूँ, QC आपको सभी को निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक और हम लिख सकते हैं बेटा कि E नॉट इज इक्वल टू 0.06 अपॉन n log ऑफ KC, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 3 फॉर्मूले आपको बेटा सेल से याद रखने हैं। इसके साथ में बेटा आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू IT अपॉन NF फ्रॉम द फैराडेज फर्स्ट लॉ, फ्रॉम द फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको याद रखने हैं। अगर एक और फॉर्मूले की बात करूं तो हो सकता है Q इज इक्वल्स टू n over moles and n factor n into n factor into f। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोल्स इनटू n फैक्टर इनटू f। एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे बेटा ये वाला, हम लोग एक बोल सकते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट m1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू m3 अपॉन E3 फ्रॉम द फैराडेज सेकंड लॉ। अगर हम लोग सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके आएंगे, ठीक है बेटा। फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, केमिकल काइनेटिक्स से आपको बता दूं सिंपल आपको एक तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो K होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू R इनिशियल माइनस R अपॉन T होता है बेटा। T हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, R नॉट अपॉन 2K। इन केस ऑफ बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है K इंटू T इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को आपको प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज 2.303 बेटा क्या होगा, N P नॉट n minus 1 P naught minus PT, and P naught and upon n minus 1 into P naught minus PT, ठीक है ना। ये वाला सिंपल आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर प्रेशर के टर्म में दिया आप लोगों को तो KT को लेके। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है दैट इज 0.693 अपॉन K इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उनको सिंपल फॉर्मूला देता हूं बेटा हाफ लाइफ का, जो हाफ लाइफ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 टू द पावर n माइनस a0 टू द पावर 1 माइनस n, where n is the order of the reaction। अब you can say कि T half is T half 1 upon T half 2 will be equal to a0 1 divided by a0 2 to the power 1 minus n, ठीक है ना। सिंपल आप लोग यहाँ से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन दिया होगा तो, ठीक है। एक आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस पता होना चाहिए कि log ऑफ K2 अपॉन K1 log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 2.3 E अपॉन 2.303 E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 या T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज किया है, एक्सेप्ट थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मो को लेके आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीजें थर्मोकेमिस्ट्री से थर्मोडायनामिक्स से जाके पढ़ के आना है। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि जब तक UPSW ने मैक्सिमम क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से पूछा है, थर्मोडायनामिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है बेटा। थर्मोडायनामिक्स से आपको बेटा प्रोसेस तो कम से कम पता हो कि कौन सा वाला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोपोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, ठीक है। इनके केस में डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इसकी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, इतना पता होना चाहिए। यू क्या होता है बेटा, यू इज इक्वल्स टू 1/2 एनआरटी, हाफ एनआरटी, तो डेल्टा, ठीक है। आपको बेटा यहां से इसके साथ में और क्या पता होना चाहिए, आपको वर्क डन कितना होता है बेटा, वर्क डन दैट इज P2 V2 माइनस P1 U1 अपॉन, ठीक है। दूसरा टर्म बेटा डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीबी डेल्टा टी। सिंपल फॉर्मूले बेटा आपको ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी यहाँ से एक ये डेल्टा जी या वर्क डन होता है वो होता है 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अब इसको बेटा V2 अपॉन V1 को आप लोग P1 अपॉन P2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं,
ठीक है ना, कि आपको पता है P1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, P2 V2 होता है एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक इक्वेशन ये पता होना चाहिए, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स, ये सिंपल यहाँ से ये वाला इक्वेशन। ठीक है ना, इसके बेस पे आप लोगों ने कहा बेटा यूपीएसडब्ल्यू ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने लास्ट वाले लेक्चर अगर लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाया है। ठीक है, इसके साथ बेटा आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एक डेल्टा एच सिंपल इक्वेशन है बेटा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच टू इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस सीपी डेल्टा टी। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। बाकी थर्मोडायनामिक्स को छोड़ के थर्मोकेमिस्ट्री में आपको सिंपल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंड सो ऑन, वो चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बट इसका तो मैंने कुछ रिएक्शंस आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रखा हुआ है, फिनॉल के रिएक्शंस बेटा कुछ आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। ये बेटा ये NaOH, और एक बार ये सारे रिएक्शंस आप लोग क्विक रिवीजन आप लोग इनका कर सकते हैं। फिनॉल के रिएक्शंस का कौन सा मुझे पढ़ना है। ठीक है ना, सारे रिएक्शंस मैंने दिया है कि राइमर टाइमन क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, सैलिस एल्डिहाइड कैसे बनता है, इसको लोग कैसे बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। HNO3 के साथ में रिएक्शन क्या देगा, H2SO4 से क्या देता है, PCl3, सारे रिएक्शंस बेटा इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे फिनॉल के ये सारे रिएक्शन जो मैं आपको लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन आप लोग इनका एक बार जल्दी से कर गए। मैं आपके बेटा ग्रुप में ये सारी चीजें सेंड कर दूंगा, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बेटा यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लाइक कोलबेज रिएक्शन आप लोगों के लिए है, पढ़ के जाए बेटा। राइमर टाइमर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ये रिएक्शंस बेटा ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए। इस बार बेटा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप लोगों के NCERT के लेवल पे आते हैं, तो आप लोग सारे के सारे नेम रिएक्शंस, जनरल मैकेनिज्म्स, वो चीजें एक बार जल्दी से रिवाइज करके आए तो बेटर होगा। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ में मैंने आप लोगों के लिए एनिलीन का रिएक्शन डाला हुआ है, तो एनिलीन का एज इट इज सेम मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग एनिलीन के जो रिएक्शन है बेटा उनको क्विक जल्दी से आप लोग रिवाइज करके इनको जा सकते हैं, सारे के सारे रिएक्शंस को। यही PDF मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। HCl के साथ में रिएक्शन H2SO4, ये सारे रिएक्शंस कैसे कैसे करते हैं, है ना। तो एनिलीन के जो रिएक्शन है बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। N2Cl जैसे बनेगा उसके बाद के सारे रिएक्शन जितने भी रिप्लेसमेंट रिएक्शंस है वो एक बार जल्दी से आप लोग रिवाइज करके चले जाए, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, उसके साथ बेटा मैंने एल्डिहाइड के कुछ रिएक्शन डाले हैं, कैनिजारो रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमीन्स, परकिंस रिएक्शन। तो ये चीजें आप लोग बेटा एक बार नेम रिएक्शंस को रिवाइज करके चले जाए। दैट इज फाइनल मैंने डाला हुआ बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे हैं, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है ना, मैंने फिजिकल का सारा फॉर्मूला आप लोगों से डिस्कस किया, कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में बहुत जल्दी से क्विक आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो किया हूँ कि आप लोग कम से कम इतना रिएक्शंस पढ़ के जाएंगे। ये वाले रिएक्शंस में सारे आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने आधा घंटे का टाइम लिया है आपको ये सारी चीजें समझाने के लिए कि आप लोग कल के एग्जाम के लिए कौन से फॉर्मूले, एक बार इनको रिवाइज करो, फिर मस्ती करो, चिल करो, 8 घंटे कम से कम सो के जाओ और कल फ्रेश मूड में बेटा एग्जाम दे के आओ। होपफुली बेटा आपको सारा एग्जाम जो होगा अच्छा होगा। ठीक है ना, मैं आपको मेरी तरफ से बेटा आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा करके आए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते रहेंगे। आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में IIT और नीट का बेटा 2 ईयर प्रोग्राम हम लोग फ्री में स्टार्ट करने वाले हैं ऑन यूट्यूब। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो वहाँ से हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।